पर ये जूम सेशन लिया था, तो मैंने लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स के बारे में, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों को इस तरीके का कंडीशंस होते हैं, मैंने डिस्कस किया था। सो आई थिंक मैंने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में बात किया था, क्योंकि एक ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट है स्पेशली टोटल एंटीऑक्सीडेंट, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिजल्ट्स अच्छा देता है, बेनिफिट्स बहुत अच्छे देते हैं। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर ही मैंने फोकस करके तो उस प्रोडक्ट के ऊपर ही मैंने फोकस करके इसलिए वो प्रोडक्ट लेना जरूरी है, मैंने उसके बारे में बात किया था। तो अगेन आई विल टॉक ऑन दैट टॉपिक एज वेल। पर कुछ ऐसे कंडीशंस जो हम सबसे कॉमन देखते हैं, जिसके वजह से दूसरे ऑर्गन्स में हम प्रॉब्लम देखते हैं, तो वी नीड टू टॉक ऑन दोस टॉपिक मोर। हमें इन बीमारियों के बारे में हमें ज्यादा बात करना है, ज्यादा डिस्कस करना है, क्योंकि यही बीमारी जो है, इन बीमारियों को ही साइलेंट किलर बोला जाता है। साइलेंट किलर यानी कि बीमारी जब आपका शुरू होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई इशू है। धीरे धीरे जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगा, तब आप चेकअप करेंगे, तब आप रियलाइज करेंगे कि आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, एंड तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। एंड ऑल्सो उसके वजह से दूसरे ऑर्गन्स में भी डैमेज प्रोसेस शुरू हो जाता है। सिंस हमारा एम ओके, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि उनको वॉइस नहीं आ रहा है। आई थिंक आप लोगों को मेरा वॉइस क्लियरली आ रहा है, राइट? आप लोग चैट पे डाल सकते हैं अगर मेरा वॉइस आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे रहा है। ओके, तो जिनका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आई थिंक इट माइट बी नेटवर्क इशू, तो आप लोग आपके नेटवर्क को थोड़ा चेक कर लीजिए। ओके, या सो आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो इन्फेक्शन से रिलेटेड डिजीजेस के बारे में भी हम सेशंस पे लेते रहते हैं। बट सिंस वी नो कि मेजॉरिटी यानी कि 100% में से 70 to 80% जो बीमारी होता है, वो इस तरीके का ही कंडीशंस होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर जाएंगे, पेशेंट से या नॉर्मल लोगों से मिलेंगे, अगर आप उनको पूछेंगे कि आपको क्या कोई इश्यू है, क्या कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा लोग तो ये बोलेंगे कि उनको एसिडिटी है, उनको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है। सबसे कॉमन आज के टाइम पे सबसे कॉमन है। सेकेंड प्रॉब्लम वो सबसे कॉमन बताएंगे कि उनको शायद आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या जॉइंट्स में, शोल्डर में, पीठ पे, गले के पार्ट में उनको दर्द है। तो ये दर्द या आर्थराइटिस जैसे कंडीशन सबसे कॉमन है। उसके बाद अगर आप जाके पूछेंगे तो आप देखेंगे शुगर के पेशेंट्स बहुत है। शुगर के पेशेंट्स के साथ प्रेशर का पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट, एंड इसके साथ थायराइड के पेशेंट्स। तो इस तरीके का कंडीशंस हम सबसे ज्यादा देखते हैं, एंड यही कंडीशंस हम ट्रीट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो हम उन बीमारियों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सपोज एक्सीडेंट केसेस या इंजुरी केसेस के बारे में हम बात नहीं कर रहे। वो तो 100 में से बहुत ही कम परसेंटेज है। मैक्सिमम जो परसेंटेज हम देखते हैं वो इस तरीके के कंडीशन से हम देखते हैं। प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, या फिर हो सकता है कि आपको एनीमिया का प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम है, प्रेशर आपका कम होता है, हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन नहीं हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके लिवर में इश्यू है, आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, आपको किडनी स्टोन है, यूरिन में इन्फेक्शन है। इस तरीके का केसेस मेजॉरिटी लोग ऐसे कंडीशन से ही सफर करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सपोज कैंसर है, ट्यूमर है, ब्रेन में ट्यूमर है, या फिर यूटेरस में फाइब्रॉइड है, ट्यूमर है, पर वो परसेंटेज में उतना ज्यादा नहीं है। अभी ज्यादा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन लाइफस्टाइल एंड डाइट। तो जब मैंने कैंसर के ऊपर सेशन लिया था, तब मैंने कहा था कि कैंसर जो आजकल लोगों को इतना ज्यादा हो रहा है, ओरल कैंसर, लंग्स में कैंसर, लिवर कैंसर, तो ये
जो फैक्टर्स होते हैं कैंसर के लिए भी, उसमें भी कुछ फैक्टर्स हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि कैंसर एक सिंपल डिजीज नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, जहाँ पे आपके जीन्स में म्यूटेशन या चेंजेस होने की वजह से आपको कैंसर होता है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, केमिकल्स, इन्फेक्शंस, हार्मफुल रेडिएशंस, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो ओवर द टाइम जब बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाता है जीन्स में, तभी जाके आपको कैंसर होता है। तो ये ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि इजीली हो जाएगा या फिर एक दो दिन अगर कुछ चेंज हुआ है उसकी वजह से हो जाएगा। तो इस तरीके का जो कंडीशंस है, हमें इस बात पे फोकस करना है कि कैसे ओके तो हमें इस पॉइंट पे हमें फोकस करना है। सिंस हम वेलनेस सेक्टर के साथ हम इन्वॉल्व है, तो हमें इस बात पे ज्यादा फोकस करना है कि कैसे हम लोगों में अवेयरनेस मतलब ला सके प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन मतलब आप सप्लीमेंट्स लेते रहिए, डाइट अच्छा मेंटेन कीजिए, तब आपको ये सारे कंडीशंस होने का चांस ही नहीं होगा। प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर बीमारी शुरू हो जाता है तो बीमारी इस तरीके की बीमारी जैसे कि प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसे कंडीशंस ये एक दो महीने की वजह से भी नहीं होता है, बहुत सालों से हो रहा कुछ फॉल्ट की वजह से ये आते हैं। तो डेफिनेटली अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सिंस ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है एंड इस कंडीशन के साथ मेजॉरिटी लोगों में पहले उनका प्रेशर बढ़ता है, धीरे धीरे डेंजरस लेवल पहुंच जाता है, फिर धीरे धीरे उनको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आने लगते हैं, किडनी में डैमेज देखा जाता है, विजन में प्रॉब्लम देखा जाता है, ब्रेन में स्ट्रोक देखा जाता है, फिर पैरालिसिस देखा जाता है। यानी कि मेजर जो भी ऑर्गन है वो सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए ये कंडीशन इतना इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, इतना इम्पोर्टेंट कंडीशन है। तो इस कंडीशन को हम ये भी बोलते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज अ साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का मतलब क्या है? सपोज अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें तो पता है कि एक्सीडेंट हुआ है मतलब उनका लाइफ रिस्क में है। पर कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो अंदर ही अंदर होता है और आपको पता भी नहीं चलता है, साइलेंटली धीरे धीरे करके ये आपके बॉडी को वीक कर देता है, आपके सिस्टम्स को वीक कर देता है, आपके ऑर्गन्स को वीक कर देता है। तो उस तरीके का साइलेंट किलर है हाइपरटेंशन। तो मैक्सिमम लोगों का एक उम्र के बाद प्रेशर बढ़ जाता है। हम नॉर्मली देखते हैं कि 40, 50 या 60 इयर्स के बाद लोगों का प्रेशर नॉर्मली थोड़ा इंक्रीज होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ एज रिलेटेड फैक्टर्स। पर आजकल अगर आप देखेंगे सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे, एनीवन हु क्रॉसेस 30 इयर्स, उनका अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे उनका प्रेशर का भी रिस्क इंक्रीज हो जाता है। बहुत लोगों में आप देखेंगे कि शायद उनका 130/90 है या 140/90 है। तो धीरे धीरे ये चीज आपका शुरू होगा। नॉर्मली जो प्रेशर है, हम नॉर्मली 120/80 हम बोलते हैं कि आपका प्रेशर सही है 120/80। अब 120 से अगर ऊपर चला जाता है, मान लीजिए 120 से 139 या 140 के नीचे है, और जो नीचे वाला जो है वो 80 है या 90 से नीचे है, तब हम बोलते हैं कि जैसे कि आपका प्रेशर थोड़ा हाई है, आप प्री हाइपरटेंसिव हो, यानी कि आप फुल्ली आपको हाई प्रेशर मतलब जो कंडीशन है वो नहीं हुआ है, पर आप एंटर कर रहे हो, आप धीरे धीरे आप जा रहे हो उस स्टेज पे। तो इस स्टेज में लोग रियलाइज भी नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ सिम्टम्स भी तो नहीं आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, 140 के ऊपर होगा, नीचे वाला 90 के ऊपर जाएगा, धीरे धीरे आपका बॉडी में वीकनेस आएगा, सर में दर्द होगा, धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम आएगा। तब आप चेकअप करेंगे, तब आपको सडनली पता चलेगा कि आपका प्रेशर बहुत हाई है, आपका 140 से ऊपर है, 150 है, या नीचे वाला 90 है या 90 से ऊपर है। तो तब अगर आप ट्रीटमेंट पे फोकस देंगे तो नेचुरली इसको थोड़ा टाइम लगेगा, कि ये बीमारी जो है आने में भी तो टाइम लगाता है। तो जो बीमारी बहुत सालों से या बहुत महीनों से आपकी धीरे धीरे बॉडी में बिल्ड हो रहा है, उसके लिए ट्रीटमेंट भी तो फिर लंबा चलता है। तो इसीलिए हम बात करेंगे ऑन सम कॉमन पॉइंट्स, जैसे कि एग्जैक्टली ये क्या है,
किस कंडीशन को हम बोलेंगे कि आपका प्रेशर डेंजरस लेवल बढ़ चुका है, या आप प्री हाइपरटेंसिव है, या फिर आपके सिम्टम्स क्या आएंगे, इसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे, कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन। तो विल टॉक अबाउट ऑल दिस पॉइंट्स। सो इसीलिए ये जो फर्स्ट स्लाइड है मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपरटेंशन यानी कि बिवेयर ऑफ द साइलेंट किलर। तो लोगों को प्रेशर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली जब ये हार्ट, ब्रेन एंड किडनी को इन्वॉल्व करता है। जब ये 3 ऑर्गन्स में डैमेज होता है तब ऑब्वियसली क्रिटिकल स्टेज में लोग आ जाते हैं एंड डेथ भी उन्हीं लोगों का ज्यादा होता है। तो प्रेशर की वजह से डायरेक्टली 3 मेन ऑर्गन, हार्ट, ब्रेन एंड किडनी इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो जिन लोगों का सपोज किडनी फेलियर है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या रीनल फेलियर के केसेस है जो लोग डायलिसिस करवाना पड़ता है, उनके केस में अगर आप देखेंगे उनका हिस्ट्री होता ही है शुगर का या फिर प्रेशर का। तो उस स्टेज तक ताकि हम प्रोग्रेस ना हो या फिर पेशेंट प्रोग्रेस ना हो, अवेयरनेस प्लस ट्रीटमेंट एंड करेक्ट डाइट एंड लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली हम हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन हम किसे कहते हैं। सो दो टर्म्स है, एक है हाइपर टेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा है हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर। सो ये दो जो कंडीशन है, हाइपर का मतलब क्या है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा है, हाइपो का मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम है। सो हाइपर टेंशन का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेफिनेशन डाला गया है कि इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे खून जो है, ब्लड जो है, जब आपके ब्लड वेसल के अंदर से पास करेगा तो ये उस वक्त में ये ब्लड वेसल के अंदर कितना प्रेशर डालता है उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, वो प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। इसके वजह से आगे जाके आपको हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी डैमेज, ब्रेन में स्ट्रोक एंड उसके बाद पैरालिसिस जैसा कंडीशंस हो सकता है। सो नॉर्मली हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हाइपरटेंशन को। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रेशर तो उनको 10-15 साल से है, पर वो ये नहीं जानते हैं कि उनको जो ये इतने सालों से प्रेशर है उसके वजह से उनके अंदर में कितना डैमेज प्रोसेस हो रहा है या ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फोटोज है कॉम्प्लिकेशंस के एंड प्रेशर से रिलेटेड। तो इन फोटोज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये कट पार्ट है। तो बेसिकली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट्स आते हैं या कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट आएगा, हार्ट के साथ जो ब्लड वेसल है यानी कि आपके पूरे बॉडी में जो ब्लड का सप्लाई है, जो नेटवर्क है वो आता है, उसके साथ ब्लड। ये 3 कंपोनेंट्स मिला के ही सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो हार्ट क्या है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर 4 चेम्बर्स है। हार्ट का काम क्या है, हार्ट ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में सप्लाई करता है एंड पूरे बॉडी में जो ब्लड यूज होता है वो वापस हार्ट तक आता है, हार्ट उसको लंग्स तक भेजता है, लंग्स उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के ऑक्सीजन दे देता है, उस ब्लड को वापस हार्ट तक भेजा जाता है, हार्ट उसको पंप करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो हार्ट का मेन काम तो यही है कि ये पंप करता है ब्लड को। तो हार्ट एक कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। हार्ट के साथ दूसरा जो कंपोनेंट है वो है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में आते हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज मेनली। तो मेनली जो ये आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं, आर्टरी का मतलब ये होता है कि वो ब्लड वेसल्स जो साफ किया हुआ ब्लड या प्योर ब्लड या जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उस ब्लड को हार्ट से आपके पूरे बॉडी में सप्लाई करता है या सर्कुलेट करता है। तो आर्टरीज का काम वही है। तो आर्टरी का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊंगी, जैसे कि हम यहाँ पे रिस्ट पे हम पल्स देखते हैं अपना, हम अगर ऐसे इस पार्ट पे अगर आप टच करेंगे
तो आप एक बीट फील कर पाएंगे, पल्स जिसे हम कहते हैं। तो दिस इज बेसिकली आर्टरी जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में हम ये पल्स पैल्पेट कर सकते हैं, जैसे कि रिस्ट में हम कर सकते हैं, इस पार्ट में, गले के इस पार्ट में आप अगर थोड़ा ऐसे दबा के ऐसे प्रेस करके देखेंगे तो यू कैन फील द पल्स। एग्जैक्टली नी जॉइंट के पीछे बैक साइड में भी आप टच करेंगे तो आप फील कर सकते हैं, एंकल के पास में आप फील कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर आर्टरीज जो हार्ट से ब्लड को बेसिकली आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो ये होते हैं आर्टरीज। वेन्स, वेन्स कौन से होते हैं? वेन्स जैसे कि आप अगर देखेंगे आपके पूरे बॉडी में, स्पेशली हैंड एंड लेग्स में, हाथ एंड पैर में, इस पार्ट में अगर आप देखेंगे कुछ नेटवर्क की तरह आपको मिलेगा, ब्लू कलर ग्रीन कलर के। तो ये वेन्स है। वेन्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सुपरफिशियल यानी कि जो ऊपर की तरफ है, जो आप डायरेक्टली देख सकते हैं क्योंकि ये स्किन के बिल्कुल नीचे है, एंड दूसरे होते हैं डीप जो अंदर की तरफ है, आप उनको डायरेक्टली देख नहीं पाएंगे या महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ये वेन्स का काम क्या होता है? ओके, तो ये वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स का काम ये होता है कि जो, तो वेन्स का काम, वेन्स का काम ये होता है कि जो ब्लड आपके बॉडी ने यूज किया है, आपके ऑर्गन्स ने यूज किया है, आपके सेल्स ने यूज किया है, वो ब्लड को वापस पूरे बॉडी से हार्ट तक लेके आता है। तो ये है आर्टरीज एंड वेन्स मेनली। उसके अलावा ब्लड, ब्लड मतलब द लिक्विड, जो अगर आपका कहीं कट होता है तो जो लाल रंग का जो लिक्विड निकलता है उसे हम ब्लड बोलते हैं। तो ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं। ब्लड में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिला के ही ब्लड फॉर्म करता है। तो ये ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसी की वजह से हमारा खून का रंग भी लाल होता है। तो खून में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो बेसिकली आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देता है या इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, डिफेंस के लिए काम करता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये आपके ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। क्लॉट यानी कि कहीं भी कभी भी अगर आपका कट होता है तो एक टाइम पे वो ब्लीडिंग कुछ सेकंड्स के बाद वो बंद हो जाता है क्योंकि उसमें क्लॉटिंग हुआ है। क्योंकि अगर ब्लड फ्लो बंद नहीं होगा तो आपके पूरे बॉडी से तो ब्लड निकलता ही रहेगा एंड वो उसकी वजह से आपको शॉक हो सकता है। तो ये क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम तीन कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ये पूरे तीन कंपोनेंट्स मिला के हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो अभी इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आर्टरीज होते हैं जो ब्लड को लेके जा रहा है हार्ट से पूरे बॉडी में, उस आर्टरी का एक पार्ट दिखाया गया है यहाँ पे। यानी कि आर्टरीज कुछ ट्यूब की तरह होता है, जैसे कि हमारे घर में पानी का पाइप होते हैं, नल होता है, उसके साथ जो पानी का कनेक्शन होता है, ट्यूब होता है ना, अंदर से पूरा खाली होता है। इमेजिन कर लीजिए आपके बॉडी में भी उसी तरीके का ट्यूब्स है या पाइप्स है जिसे हम आर्टरीज बोलेंगे। उस ट्यूब या उस पाइप का अगर आप एक हिस्सा कट कर देंगे या काटेंगे तो अंदर का जो पार्ट है वो देखेगा कैसा। यहाँ पे आप जो आप फोटो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो नॉर्मल जो आर्टरीज होते हैं यहाँ पे अंदर का आप देख सकते हैं स्पेस जो है कितना है। हाइपरटेंसिव में आप देख सकते हैं आर्टरीज के अंदर जो वॉल है या आर्टरी के जो वॉल्स है वो थिक हो जाते हैं। मोटा हो जाने की वजह से आपका ब्लड फ्लो, ब्लड जो अंदर से निकल रहा है, या नॉर्मल केस में आपके घर में अगर पानी के पाइप में कुछ जमा हो जाता है तो पानी जब उस जगह से निकलेगा तो वो प्रेशर ज्यादा डालेगा, फ्लो में प्रॉब्लम होगा एंड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वही चीज आपके बॉडी में भी हो रहा है। सो इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सो ब्लड प्रेशर बढ़ने का बहुत सारे फैक्टर्स हो सकता है, उन फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले नॉर्मल क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो ब्लड प्रेशर बहुत सारे फैक्टर्स से हम डिटरमाइन करते हैं, यानी कि आपका हार्ट कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहा है पर मिनट, एंड ऑल्सो ब्लड जब ब्लड वेसल्स के अंदर से जा रहा है कितना प्रेशर डाल रहा है आर्टरीज में। तो जितना ज्यादा हार्ट आपका ब्लड पंप करेगा आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, या आपके आर्टरीज अगर नैरो है, स्पेस कम है, थिक है, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।
तो ये जो दो नंबर है हम नॉर्मली बोलते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, यानी कि ऊपर वाला एंड नीचे वाला। सो टॉप नंबर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर एंड नीचे का जो नंबर है उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला नंबर, यानी कि जो हम बोलते हैं नॉर्मली ऊपर वाला 120 है, नीचे वाला 80 है, तो ये जो ऊपर वाला है इसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ये वो प्रेशर के बारे में बताता है, यानी कि हार्ट जब बीट कर रहा है, हार्ट जब पंप करके ब्लड को निकाल रहा है, उस वक्त पे प्रेशर कितना है, तो उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। डायस्टोलिक का मतलब क्या है? नीचे वाला जो बॉटम नंबर है उसका मतलब ये है कि हार्ट बीट, दो बीट के बीच में प्रेशर कितना है उसे हम डायस्टोलिक बोलते हैं। तो दो नंबर है, टॉप नंबर एंड बॉटम नंबर। टॉप नंबर, हार्ट जब पंप कर रहा है उस वक्त आपका प्रेशर नॉर्मली होना चाहिए अराउंड 120। हार्ट पंप जब कर रहा है, दो बार पंप करने के बीच में, यानी कि दो बीट के बीच में, बीट्स के बीच में कितना प्रेशर है वो है बॉटम नंबर या फिर डायस्टोलिक, वो 80 के आसपास होना चाहिए। तो जब भी हम प्रेशर मेजर करते हैं, चाहे आप हम मैनुअल जो बीपी एपरेटस होता है उसमें आप देख रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक वाले में देख रहे हैं, तो दो नंबर हम देखते हैं ऊपर एंड नीचे का, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली यहाँ पे जो फोटो आप देख सकते हैं ये आपका हार्ट है। हार्ट के साथ ये जो कनेक्शन आप देख सकते हैं ब्लू कलर, रेड कलर, तो ये जस्ट एक पार्ट दिखाया गया है। इस तरीके का ब्लड वेसल्स आपके पूरे बॉडी में है, सर से लेके पाँव तक पूरे बॉडी में ऐसे है। एंड यहाँ पे ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स आप देख सकते हैं, रेड कलर के। तो ये ब्लू कलर के जो है ये वेन्स है, जो रेड कलर के हैं ये बेसिकली आर्टरीज है। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है आर्टरीज में, उस वक्त ब्लड कितना प्रेशर डाल रहा है आर्टरी के वॉल्स में उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे ऊपर वाले फोटो में आप इमेज देख सकते हैं, एरो मार्क दिया है, व्हाइट कलर का एरो मार्क दिया गया है। तो ये जो राउंड राउंड जो आप सर्कल्स देख रहे हैं ये बेसिकली समझाया गया है कि ये रेड ब्लड सेल्स है, ब्लड है। तो ये ब्लड जो फ्लो हो रहा है साइड्स में, एरो मार्क जो है कितना प्रेशर डाल रहा है उसे हम बोलते हैं कि वही एक्चुअली ब्लड प्रेशर है। तो जब लोग बोलते हैं कि उनका प्रेशर हाई है, इसका मतलब ये है कि ब्लड जब फ्लो हो रहा है प्रेशर ज्यादा डाल रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें इन्वॉल्व। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। यानी कि प्राइमरी जिसमें जेनेटिक लिंक होता है, बहुत सारे फैमिली में आप देखेंगे कि उनके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है, बच्चों को भी एक टाइम में जाके 30, 35, 40, 45 के बाद उनको भी प्रेशर होता है। तो जेनेटिक्स या जीन्स हर बीमारी में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपके फैमिली में अगर कोई भी इश्यू है, कोई भी डिजीज है, जैसे कि प्रेशर है या डायबिटीज है, या आपको फैमिलीज में लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है या किडनी स्टोन होता है, या फिर कुछ एनी काइंड ऑफ डिजीज फैमिली में अगर है, तो जीन्स में वो प्रॉब्लम रहना बहुत बार देखा जाता है कि जेनेटिक लिंक होता है। सो किसी की भी फैमिली में अगर आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स ने, दोनों ही पेरेंट्स को या पेरेंट्स के साइड में लोगों को शुगर है या प्रेशर है या इस तरीके का प्रॉब्लम है, तो बेटर प्रिवेंशन आप पहले से ही लें, क्योंकि अगर आज उनके फैमिली में किसी को है, आगे जाके उनमें भी होने का एक 30% से 40% एक रिस्क या फिर एक चांस होता है। तो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी कॉजेस मतलब डायरेक्ट ये सारे कॉजेस की वजह से आपको प्रेशर बढ़ सकता है, जैसे कि जीन्स की वजह से हो सकता है। अगर आप स्मोक करते हो या अगर आप ड्रिंक्स करते हो, अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग की वजह से भी ब्लड वेसल्स में होने वाले डैमेज की वजह से आपका प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आपका वजन ज्यादा है, आपका प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप डाइट में सॉल्ट या नमक बहुत ज्यादा लेते हैं, तो नमक ज्यादा लेने की वजह से आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन हो सकता है, आपके बॉडी में जो फ्लूइड जो वॉल्यूम है वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर के केसेस में अगर आप देखेंगे, डॉक्टर जिनको प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है उनका जो नमक, जो डेली जो नमक वो लेते हैं वो कम करने के लिए बोलते हैं। तो हाई सॉल्ट, एंड हाई सॉल्ट
सॉल्ट इंटेक बहुत ही कॉमन आजकल इसलिए है बिकॉज जितने भी प्रोसेस्ड फूड या फ्रोजन फूड है या फिर कोई भी चीज जो पैकेट में आता है, नमकीन जो होते हैं ना, या कोई भी प्रोसेस्ड या फास्ट फूड में ये सॉल्ट या सोडियम बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। तो उसके वजह से दिन में आप नॉर्मली घर में जब आप खाना खाते हैं, घर का जो खाना होता है उसमें तो आप नमक का इस्तेमाल करते ही है। उसके अलावा अगर आप बाहर से भी खाना खाएंगे, बाहर से भी फास्ट फूड, जंक फूड, फ्राइड आइटम्स वगैरह या प्रोसेस्ड फूड आइटम्स वगैरह ज्यादा लेंगे तो ओवरऑल पूरा दिन में जो आपका सॉल्ट इंटेक है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपके बॉडी में प्रेशर बढ़ सकता है, फ्लूइड जो है वॉल्यूम या जो आपका वाटर रिटेंशन है वो ज्यादा हो सकता है, एंड जिसकी वजह से प्रेशर में यू मे हैव दिस हाइपरटेंशन। तो इसके अलावा स्ट्रेस, बहुत लोगों में देखा जाता है कि जिनका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है उनका प्रेशर बहुत ही फ्लक्चुएट करता है, स्ट्रेस की वजह से प्रेशर आपका बढ़ जाता है। तो आजकल के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि आजकल के स्पेशली यूथ जो लोग होते हैं ना, एडल्ट्स जो लोग होते हैं 20 से 30 के बीच में, ये वो टाइम पीरियड या टाइम फ्रेम होता है जहाँ पे लोग स्कूल या कॉलेज से ग्रेजुएट होके काम करने के लिए जाते हैं। तो लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके का हो जाता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कहीं काम पे जाते हैं, पूरा दिन बैठते हैं, सुबह सो के उठते हैं, ब्रेकफास्ट करके डायरेक्टली आप काम पे जाते हैं, उसके बाद शाम को आप घर लौटते हैं, आप डिनर करके आप सो जाते हैं। तो दिस इज द रेगुलर पैटर्न, एंड उसी बीच में पूरा दिन में बाहर से खाना भी ऑर्डर करते हैं या खरीद के खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके लाइफस्टाइल में एक तो पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, फिजिकल फिटनेस या एक्टिविटी लेवल बिल्कुल नहीं है, उसके ऊपर से आप बाहर के खाने में आप डिपेंड हो रहे हैं, उसके अलावा पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है। तो ये सारे ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। इसके साथ नेचुरली उम्र के साथ, एज के साथ भी आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स जितना इलास्टिक या फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है, कम होने की वजह से आपका प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ता है विद एज। तो ये सारे डायरेक्ट एंड प्राइमरी कॉजेस थे। इसके अलावा अगर आपको कुछ दूसरे कंडीशन है, दूसरा इश्यूज है, दूसरा डिजीज वगैरह है, जैसे कि आपको किडनी डिजीज है, किडनी का कोई इश्यू है, किडनी प्रॉब्लम है, या फिर आपके हार्ट में डिफेक्ट है, या फिर हो सकता है कि आप कुछ मेडिकेशन, कुछ अलग कंडीशन से बीमारी के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं या ड्रग्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ अदर इश्यूज ऑल्सो कि पहले से कुछ बीमारी है उसके वजह से भी प्रेशर बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपका किडनी में प्रॉब्लम है या लिवर में प्रॉब्लम है या हार्ट में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बाद में जाके भी आपका प्रेशर बढ़ सकता है। सो देयर आर लाइक डायरेक्ट कॉजेज एंड इनडायरेक्ट कॉजेज ऑल्सो। डायरेक्ट कॉजेज यानी कि मेनली लाइफस्टाइल से रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से आपका प्रेशर बढ़ सकता है, या फिर कुछ ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पहले से है उसकी वजह से बाद में जाके भी आपका प्रेशर बढ़ सकता है। तो कॉजेस ऐसे बहुत सारा है। तो प्राइमरी जो कॉजेस है ना, ये डेवलप ओवर टाइम, यानी कि धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली आपका प्रेशर बढ़ेगा। सेकेंडरी जो कॉजेस है यहाँ पे, जैसे कि हार्ट में प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या लिवर में प्रॉब्लम या मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्विकली एंड बहुत ज्यादा शूट अप हो जाता है आपका प्रेशर। तो इसलिए प्राइमरी कॉजेस के बारे में मैंने बताया कि प्राइमरी कॉजेस डायरेक्टली हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर का डायरेक्ट यही कारण है या यही कॉज है। हम डायरेक्टली पिन पॉइंट कॉजेस हम नहीं बता सकते, पर हम एक लिस्ट बना सकते हैं कि इतने सारे फैक्टर्स की वजह से लोगों का आजकल हाई प्रेशर इतना ज्यादा केसेस हम देखते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, अगर आपको किडनी डिजीज है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, या फिर आपके हार्ट में डिफेक्ट है, आपके ब्लड वेसल्स में डिफेक्ट है, या फिर आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि आप बर्ड कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, या कोल्ड कफ फीवर के लिए आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, डिकंजेस्टेंट्स आप ले रहे हैं, या कुछ पेन किलर्स ले रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ सर्टेन ड्रग्स या मेडिसिन ऑल्सो आपका प्रेशर हाई हो सकता है। या फिर आप कुछ इलीगल ड्रग जिन लोगों को ड्रग एडिक्शन है उनके केस में भी देखा जाता है। तो रीजन हो सकता है डायरेक्ट, जैसे कि लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर हो सकता है कुछ अदर इश्यूज जिसकी वजह से सडनली उनका प्रेशर लेवल हाई हो जाता है। तो देयर आर सेकेंडरी कॉजेस एंड प्राइमरी कॉजेस एज वेल। तो जिनका प्रेशर है, इसीलिए हम पूरा हिस्ट्री लेते हैं, जैसे कि
जैसे कि या जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको कितना सालों से ये प्रेशर का प्रॉब्लम है, कितने सालों से आपको हाई प्रेशर का प्रॉब्लम है, प्रेशर आपका कितना रहता है, आप कितना फ्रीक्वेंटली आपका प्रेशर चेक करते हैं या नोट डाउन करके रखते हैं, एंड आपका डाइट कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है, बाहर का खाना आप ज्यादा खाते हैं, नमक कितना लेते हैं दिन में। तो ये सारे क्वेश्चन हम पूछते हैं। इसके अलावा क्या आपको कोई दूसरा कंडीशन है, क्या आपको किडनी में प्रॉब्लम है या हार्ट में कुछ पहले से प्रॉब्लम था, या आपको थायराइड या कुछ दूसरे मेडिसिन ले रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या उनको प्राइमरी हाइपरटेंशन है या फिर उनको सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए डाला है ताकि इसके वजह से हम ज्यादा क्लियर हो पाए कि कैसे हमें क्वेश्चंस पूछना है, कैसे उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, कैसे उनको समझाना है कि लाइफस्टाइल फैक्टर या लाइफस्टाइल कॉजेस ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं एक इमेज है, तो दोनों साइड पे जो आपका ब्लड वेसल जो आर्टरी है उसको अगर आप सामने से काटेंगे तो सामने का जो व्यू है वो दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ब्लड वेसल है, यहाँ पे भी ब्लड वेसल का सामने का पार्ट है। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्लड वेसल है, आर्टरी वॉल आप देख सकते हैं, थिकनेस देख सकते हैं, पिंक कलर जो पार्ट है इसका मतलब इस पार्ट से ब्लड फ्लो होता है। हाइपरटेंशन के केसेस में जिनके आर्टरी वॉल्स में प्रॉब्लम है, ये आर्टरी वॉल जो है थिक मोटा हो जाता है और स्टिफ हो जाता है, यानी कि हार्ड हो जाता है। यानी कि मान लीजिए जो रबर बैंड्स होते हैं उन्हें हम स्ट्रेच कर सकते हैं क्योंकि वो इलास्टिक है और फ्लेक्सिबल है। ओके, तो वही चीज अगर हार्ड एंड स्टिफ हो जाएगा तो आप उसे खींच नहीं पाएंगे, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे होता है। ब्लड वेसल्स के जो वॉल होते हैं, आर्टरी वॉल होते हैं, वो हार्ड एंड थिक एंड स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेस कम हो जाता है, ब्लड पास होने में ब्लड को मुश्किल होता है, प्रेशर ज्यादा अप्लाई करता है ना, आपका ब्लड प्रेशर शूट अप होता है या इंक्रीज होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स आपके आर्टरीज में प्रॉब्लम की वजह से। इनफैक्ट आजकल जो लोगों को अल्कोहल का हैबिट है, ड्रिंकिंग का हैबिट है, स्मोकिंग का हैबिट है, स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग में जो टोबैको होता है या जो निकोटीन होता है उसके वजह से आपके जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स की जो वॉल है, वो आर्टरी वॉल जो है वो हार्ड एंड स्टिफ हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी में प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट, किसी को अगर हैबिट है ड्रिंकिंग करने का, स्मोकिंग करने का, सबसे पहला पॉइंट तो एडवाइस ये करना है कि उनको धीरे धीरे ये हैबिट्स को छोड़ना है। सडनली तो कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है, जिनको हैबिट है वो सडनली कट डाउन नहीं कर सकते, धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको बंद करना है। जैसे कि डेली अगर वो ड्रिंक्स करते हैं तो धीरे धीरे, जैसे कि 7 डेज अ वीक अगर वो ड्रिंक करते हैं या 7 डेज अ वीक अगर वो डेली स्मोक करते हैं तो कितना क्वांटिटी ड्रिंक करते हैं, कितने सिगरेट से कितना स्मोक करते हैं, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली रिड्यूस करना है। 7 डेज अ वीक से पहले 6 डेज कीजिए, 5 4 3, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली करके स्टॉप करना है, नहीं तो सडनली बंद करेंगे तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे कट डाउन करना है, क्योंकि यही मेन रीजन है या यही मेन फैक्टर्स है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। इसके अलावा सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या हाइपरलिपिडेमिया, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना सबसे कॉमन कॉज आजकल। अब इसमें भी लाइफस्टाइल फैक्टर इन्वॉल्व है, जैसे कि हम आजकल बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, पैकेज्ड फूड आइटम लेते हैं जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होता है, सोडियम बहुत ज्यादा होता है, ऑयल जो वो यूज करते हैं वो ऑयल बिल्कुल सही नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है। जब ये ट्राइग्लिसराइड्स या ब्लड फैट बढ़ेगा तो ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसे जमा होना शुरू होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पार्ट कितना खाली है, इजीली ब्लड फ्लो हो सकता है, पर इस पार्ट पे आप देख सकते हैं येलो कलर का डिपोजिशन जमा होना शुरू हो गया है। तो ये जो है बेसिकली, मान लीजिए कि आपके घर में जो आपका पानी का जो सप्लाई का जो सिस्टम है, पाइप में जब मैला जमा हो जाता है या कुछ
चीज जमा हो जाता है, फंस जाता है, तो पानी का फ्लो भी कम हो जाता है। तो उसको आप साफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली पानी का फ्लो फिर नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके से हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फैट, जिसे हम नॉर्मली प्लेक कहते हैं, वो अगर इस तरीके से जमा होना शुरू होगा तो इससे आपके ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं एंड अंदर का स्पेस कम हो जाता है। ये स्पेस कम होने की वजह से ब्लड को फ्लो करने के लिए उतना जगह नहीं मिल पाता है, जितना स्पेस होना चाहिए उतना स्पेस नहीं मिल पाता है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये तीनों फैक्टर, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड फास्ट फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड या प्रिजर्वेटिव्स वाले खाना ही सबसे मेन फैक्टर या सबसे मेन कॉज है इस तरीके का लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के लिए। तो इसीलिए सिम्टम्स, कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं। जिनका सपोज प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है, जैसे कि 140 से नीचे है ऊपर वाला सिस्टोलिक एंड नीचे वाला 80 के आसपास है या 90 से नीचे है, उनको कुछ फील भी नहीं होगा, वो अपने आप को पूरा नॉर्मल महसूस करेंगे। धीरे धीरे जब उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, 140 अबव जाएगा, नीचे वाला 90 अबव जाएगा, तब शायद कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे, जैसे कि सर में दर्द होगा, उनको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, या कभी कभी नाक से खून निकल सकता है। तो कुछ कुछ सिम्टम्स आएंगे, तब शायद वो चेकअप करेंगे, तब शायद उनको पता चलेगा कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। तो इसीलिए इसे साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में तो आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे बीमारी जो है ये बिल्डअप होता जाएगा। एक पॉइंट में जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तब आपको पता चलता है कि आपको प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, तो हेडेक, सर में दर्द, इसके अलावा सर चक्कर आना, फेशियल फ्लशिंग, यानी कि आपका सडनली सर में दर्द होगा, पूरा आपका मुंह लाल हो जाएगा या पूरा रेडनेस आप देखेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा, फ्लशिंग होगा। इसके अलावा बहुत लोगों में जो आपके आंखों में जो व्हाइट पार्ट है, जिसे हम कंजंक्टिवा बोलते हैं, जो ब्लैक पार्ट है वो नहीं, व्हाइट पार्ट जो है उसमें ऐसे ब्लड स्पॉट्स आते हैं बहुत लोगों का, क्योंकि वो हेमरेज होते हैं, ब्लीडिंग होता है, ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग स्पॉट्स आते हैं। तो ब्लड प्रेशर ऑल्सो उन लोगों में देखा जाता है जिनको पहले से डायबिटीज है। तो ये तीनों कंडीशन की डायबिटीज, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेट के पार्ट में मोटापा या फिर पेट के जगह पे फैट जमा होना, ये चारों कंडीशन बहुत ही इनका एक स्ट्रॉन्ग लिंक है, एक अगर है तो दूसरा भी धीरे धीरे फॉलो करता ही है। तो रिस्क फैक्टर, किन लोगों में रिस्क फैक्टर हम देखते हैं, जिनका फैमिली हिस्ट्री है, जिनका फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर का हिस्ट्री है, मदर या फादर या फैमिली के कोई भी मेंबर को प्रेशर है, एज, उम्र के साथ ग्रेजुअली प्रेशर थोड़ा बढ़ता ही है, जेंडर एक प्रॉब्लम है, बेसिकली मेल्स में ज्यादा देखा जाता है, बट वीमेन्स में भी मेनोपॉज के बाद प्रेशर इंक्रीज होते हुए हम देखते हैं। रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन के लिए जो मैनेज किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे कि लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपके लाइफस्टाइल में एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, फिजिकल फिटनेस नहीं है, आप कोई भी वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, योगा या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं, पूरा दिन भर आप पूरा ऑफिस में बैठे रहते हैं या घर में रहते हैं, एक्टिविटी अगर लेवल नहीं है, तो उसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। यानी कि आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं, जितना खाना खा रहे हैं, आप कितना खा रहे हैं एंड कितना आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि आप खाना ज्यादा खा रहे हैं, उस हिसाब से आप उतना काम नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका वजन बढ़ेगा, शुगर का प्रॉब्लम आप देखेंगे एंड धीरे धीरे आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो आप चेंज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पोर डाइट, स्पेशली इस तरीके का डाइट जहाँ पे नमक बहुत ज्यादा है, कैलोरीज बहुत ज्यादा है, हाई फैट डाइट, हाई शुगर डाइट, जहाँ पे ट्रांस फैट है, यानी कि आप कोई भी चीज अगर सामान मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें जो लेबल होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या ट्रांस फैट्स वगैरह, तो ये ट्रांस फैट वगैरह, सैचुरेटेड फैट्स जिसमें हाई होता है, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत खराब है। तो मैक्सिमम, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे मार्केट में आजकल बहुत सारे फ्रूट्स, पैकेट में भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, बेरीज होते हैं, जैसे कि क्रेनबेरी या ब्लूबेरी एंड ऑल,
पैकेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, बहुत सारे फ्रोजन फूड आइटम्स भी आपको मिलता है जो आप इंस्टेंटली गर्म करके ले सकते हैं। तो इन सब में क्या होता है, शुगर बहुत ज्यादा होता है, फैट्स बहुत ज्यादा होता है, ट्रांस फैट्स बहुत ज्यादा होता है, सोडियम बहुत ज्यादा होता है। हेल्थ के लिए जितना बेनिफिट पैकेट में लेबल में दिखाया गया है कि विटामिन में हाई है, मिनरल में हाई है, हेल्थ बेनिफिट्स जितना वो देता है उससे ज्यादा ये आपके बॉडी को डैमेज करता है, क्योंकि उसमें इतने सारे सोडियम, शुगर, फैट्स, प्रिजर्वेटिव सब कुछ ऐड किया हुआ होता है। तो ये जो है ये आपके बॉडी को ज्यादा डैमेज करता है। इसलिए फ्रेश फूड हमेशा प्रेफर कीजिए। मार्केट से फ्रेश जो खरीद के लाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, घर में जो खाना बनाते हैं फ्रेशली कुक्ड फूड को ज्यादा प्रेफर कीजिए। फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड आइटम, इंस्टेंट नूडल्स वगैरह वैसे चीजों को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा ओवरवेट होना, आपका अगर वजन ज्यादा है, ये सबसे ग्लोबल एक बर्डन है एट प्रेजेंट टाइम। वजन बढ़ने के वजह से, ओबेस होने के वजह से ही लोगों को आजकल आर्थराइटिस या फिर हो सकता है कि नी जॉइंट में पेन हो रहा है, या फिर उनका आपका शुगर का इशू, प्रेशर का इशू, ऐसे सारे जो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो हम देखते हैं ओवरवेट या ओबेसिटी की वजह से। लेडीज के केस में या वुमेन के केस में जिनका वजन ज्यादा होता है, उनका बहुत बार ऐसा होता है कि थायराइड है या पीसीओडी है, इसके लिए उनका वजन बढ़ा है। बहुत बार ऐसा भी होता है जिनका वजन ज्यादा होता है, धीरे धीरे उनको डायबिटीज का कंडीशन भी आ जाता है। तो ओबेसिटी या वेट गेन कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल इंटेक को कम करना है धीरे धीरे। अल्कोहल सिर्फ आपके लिवर के लिए ही नहीं, आपके हार्ट के लिए भी खराब है, आपके ब्लड वेसल्स के लिए खराब है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए खराब है। इसके अलावा ऑलरेडी मैंने कहा डायबिटीज एक ऐसा फैक्टर है, अगर किसी को डायबिटीज है मैक्सिमम चांसेस होता है कि उनको हाइपरटेंशन भी साथ में होगा। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी एक बहुत ही ज्यादा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको यूज करते हैं, या फिर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ये सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं एंड इन अ वे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सपोज इन फैक्टर्स में से आपको पता है कि आपके लाइफ में ये सारे फैक्टर्स हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यही सारे फैक्टर्स की वजह से आगे जाके आपको शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसे इश्यूज होंगे। तो इन फैक्टर्स को अगर आप चेंज करेंगे तो डायरेक्टली आप ऐसे कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो लोगों को अवेयर करना, उनको समझाना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो सप्लीमेंट्स भी लेंगे, इसके साथ अगर ये सारे फैक्टर्स भी रहेगा तो उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट अगर मिलेगा भी तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स को रूल आउट करना है, उनको समझाना है कि सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं, डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, फिटनेस को फॉलो करना है। अगर आप साइड बाय साइड दोनों को नहीं मिलाएंगे तो आपका रिजल्ट जितना जल्दी मिलना चाहिए उतना जल्दी नहीं मिल पाएगा। ओके, तो इसीलिए कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं, कुछ लोगों में जो एडवाइस फॉलो नहीं करते हैं उनके केस में रिजल्ट भी बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर के वजह से किस तरीके से आपके पूरे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में डैमेज देखा जाता है। जैसे कि आपके ब्रेन या नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से आपके ब्रेन में डैमेज होने का चांसेस होता है। इसके अलावा आपको किडनी डैमेज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स, उसमें डैमेज होने की वजह से ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं होगा, धीरे धीरे किडनी का फंक्शन भी कम हो जाएगा। आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हार्ट को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ब्लड पंप करने के लिए, तो इसकी वजह से आपके हार्ट के मसल्स में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आगे जाके आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ब्लड वेसल्स में प्रेशर हाई होने की वजह से आपके ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई में जो ब्लड वेसल्स है वो फटने की वजह से, रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक की वजह से आपके ब्रेन में अलग अलग एरियाज डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आगे जाके आपको पैरालिसिस हो सकता है। अगेन इसके अलावा रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में भी
इश्यूज हम देखते हैं, जैसे कि मेल्स में या जेंट्स में हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसा प्रॉब्लम देखते हैं, विमेन में वेजाइनल ड्राइनेस या लोअर सेक्सुअल ड्राइव जैसा इश्यू हो सकता है। हार्ट बीट जो है, आपका हार्ट रेट है पर मिनट, जो आपका हार्ट को जितना बार पंप करना चाहिए उसमें फ्लक्चुएशंस हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है, जिसे हम एरिथमिया बोलते हैं। तो इर्रेगुलर हार्ट बीट का इश्यू हो सकता है। इर्रेगुलर हार्ट बीट की वजह से ही लोगों को पेसमेकर डालने के लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। तो ये सारे इश्यूज हम देखते हैं। बहुत बार विजन लॉस या विजन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपके आईबॉल में भी ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स जो है बहुत ही डेलिकेट होते हैं, उसमें ब्लीडिंग हो सकता है, रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से विजन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। आपके पूरे बॉडी में जो मेन ऑर्गन है, उन सारे मेन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आने का चांसेस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लाइंडनेस, स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ऐसे इतने सारे सीरियस एंड सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आने का चांसेस होता है जिनको लॉन्ग टर्म प्रेशर है। तो इसीलिए प्रेशर को सिर्फ हाई प्रेशर है, एक कंडीशन है, हम ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे। वन सिंगल प्रॉब्लम में लीड टू सो मेनी अदर कॉम्प्लिकेशंस। तो इसलिए इम्पोर्टेंस ना इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्ट्रोक के केस में, तो यू कैन सी यहाँ पे ब्लड वेसल दिखाया गया है, कैसे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसे ब्लड वेसल के वॉल में रप्चर हो सकता है, फट सकता है। ब्लड वेसल फटने की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। ब्लीडिंग की वजह से, ब्लीडिंग को ही हम बेसिकली स्ट्रोक बोलते हैं। जो ब्रेन स्ट्रोक का जो प्रॉब्लम है, हम जो स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं, स्ट्रोक हो सकता है क्योंकि शायद आपका ब्लड प्रेशर हाई है, या फिर हो सकता है नीचे में जो आप देख सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ऐसे ब्लड वेसल्स के अंदर जो येलो कलर का पार्ट दिख रहे हैं वो बेसिकली फैट है। फैट या प्लेक जमा होने की वजह से, ब्लड वेसल्स का अंदर नैरो हो जाने की वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है। ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से या ब्लॉकेज होने की वजह से ब्रेन में जो टिश्यूज को ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, ब्रेन टिश्यूज मरने लगते हैं, एंड उसको हम इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है ब्लॉकेज की वजह से, इस तरीके से प्लेक जमा होने की वजह से। हेमोरेजिक स्ट्रोक मेनली होता है जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ब्रेन में ब्लीडिंग होता है। हेमोरेज एक्सीडेंट्स वगैरह केसेस की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक में डिपेंड करता है कितना पार्ट डैमेज हुआ है, उसके हिसाब से आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। तो दिस ऑल आर कॉम्प्लिकेशंस कि एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से कितने सारे सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस आने का चांसेस होता है। तो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बेसिकली आपको डाइट में सॉल्ट कम करना है। एवरी डे डाइट में जो आप नमक लेते हैं वो नेचुरली कम हो जाएगा जब आप बाहर का खाना बंद कर देंगे। जब भी आप खाना बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको नमक बहुत ज्यादा पसंद है, वो सब्जी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो नमक बहुत ज्यादा डालते हैं। तो धीरे धीरे सॉल्ट इंटेक कम करना है। ये तो आपका डॉक्टर ही आपके साथ क्लैरिफाई कर पाएगा कि आपका प्रेशर कितना ज्यादा है, उस हिसाब से आपका सॉल्ट या नमक का डोसेज भी फिक्स किया जाएगा। सो डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकली एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है। फिजिकली अगर आप फिट रहेंगे, प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वेट गेन, ओबेसिटी जैसे कंडीशंस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर है तो आप ट्रीट भी कर सकते हैं। तो फिजिकली फिट रहना है, टोबैको या स्मोक करना एंड अल्कोहल कंजम्पशन को कम करना है। जो खाने में फैट्स में हाई है या कैलोरी हाई या हाई फैट डाइट को अवॉइड करना है। बाहर का डाइटली अगर हम बोलने चाहेंगे तो बाहर का प्रिजर्वेटिव वाला खाना आपको अवॉइड करना है। डाइट में जो भी आप खरीद रहे हैं उसमें देखिए कि ट्रांस फैट है या नहीं है, तो 0 होना चाहिए। इसके अलावा मैनेज आप कर सकते हैं बाय मैनेजिंग स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल को मैनेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल आल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन योर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिनको है रेगुलरली चेकअप करना है, मॉनिटर करना है, एंड ऑल्सो दूसरा अगर कंडीशन है तो दूसरे कंडीशन को पहले ट्रीट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर अगेन आप देख सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस कि प्रेशर हाई होने की वजह से विजन, ब्रेन, हार्ट, किडनी एंड ब्लड वेसल्स में डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं मेमोरी लॉस, कंसंट्रेशन, फोकस में प्रॉब्लम होगा, स्ट्रोक जैसा प्रॉब्लम होगा, किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट एनलार्ज हो सकता है, साइज में थोड़ा साइज इंक्रीज हो सकता है, मसल्स मोटा हो जाएगा या मसल्स प्रॉपर्ली
पंप नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आपको विजन में, ऑलरेडी मैंने बताया विजन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को, ऑल्सो बोन लॉस इज ऑल्सो कॉमन कॉम्प्लिकेशन। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आपके बोन हेल्थ में भी इसका असर पड़ सकता है, इफेक्ट हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ये आपके बॉडी से कितना कैल्शियम एलिमिनेट हो रहा है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मिनरल जो डिपॉजिट है बोन में वो कम होने की वजह से आपके बोन जो है बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में या आपके बोन्स में दर्द होगा, कहीं भी आप गिरेंगे इजीली फ्रैक्चर होगा। ये सारे इश्यूज हम देखते हैं। तो मेन में जितने भी मेन पार्ट्स है, ब्रेन, हार्ट, किडनी, बोन्स, आई, इन सारे पार्ट में इसका एक बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेशंस है। तो ऑलरेडी जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को बताया है, यही अगर हम पार्ट वाइज जाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टरीज में नैरोइंग एंड डैमेज हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है, यानी कि बल्जिंग हो सकता है। जो बल्जिंग जो हुआ है इसे हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। ये रप्चर होके फट के उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, वो एक कॉम्प्लिकेशन है। ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम या आर्टेरियल सिस्टम का एक इमेज है जो देख रहे हैं हार्ट के साथ रेड कलर का जो नेटवर्क है। सो हार्ट में डैमेजेस हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपका हार्ट जो है ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हार्ट के जो 4 चेम्बर्स होते हैं, सो लेफ्ट साइड में जो नीचे का चेम्बर है उसका वॉल मोटा हो सकता है, थिक हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या सडन कार्डियक डेथ हो सकता है।